नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। यह बीए भाग द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में एक पाठ है, मूल अधिकार। प्रश्न यह है कि अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार व्यक्ति की वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। और मूल अधिकार किसे कहते हैं। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिनको भारतीय संविधान में जगह दी गई है और इनको लागू किया जाना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक एवं अनिवार्य है। अतः अधिकार और मूल अधिकार दोनों को संक्षेप में समझने के उपरांत अब हम मूल अधिकारों पर चर्चा करते हैं। मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत वर्णित है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में लिखा है कि राज्य और सरकार का कोई भी आदेश उस सीमा तक वैध होगा जिस सीमा तक मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करे। अगर कोई आदेश मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो मूल अधिकार रद्द नहीं होंगे, वह आदेश रद्द होगा। इसी अनुच्छेद 13 से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। यद्यपि भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द लिखा हुआ नहीं है। यह प्रश्न कई बार आया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द लिखित है या नहीं है। इसका उत्तर होगा नहीं। तो एक और प्रश्न फिर बनता है, क्या भारतीय संविधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का समर्थन करता है। जी हाँ। वे कौन से अनुच्छेद हैं जिनसे यह स्पष्ट होता हो कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो वे अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 13, 32 और 226। अब संविधान के अंतर्गत हम अनुच्छेद 12 और 13 को समझकर अनुच्छेद 14 का अध्ययन करते हैं, जिसमें उल्लेख है विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ है कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है और हर व्यक्ति की दृष्टि में कानून समान है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और किसी भी व्यक्ति को कानून बहुत अलग नहीं समझ सकता। कानून की नज़र में सारे व्यक्ति समान हैं। यह अलग बात है कि भारतीय सांसदों को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश और नौकरशाही के सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये कानून के समक्ष समानता का अतिक्रमण या
विपरीत या विरोधाभासी नहीं है। ये सब उनको एक अवसर दिया है, न कि कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन। अब हम अनुच्छेद 12, 13 और 14 का अर्थ समझ चुके हैं, जो बहुत सारी परीक्षाओं में, आपके बीए के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इनको स्पष्ट किया है। अब प्रश्न आता है कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। मूल अधिकारों की संख्या संविधान के अंतर्गत 7 की गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे केवल कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। यहाँ यह स्पष्ट कर लेना भी जरूरी है, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की सीधे ही शरण नहीं ले सकता। उसे सबसे पहले निम्न न्यायालय में जाना होगा, फिर उससे उच्च न्यायालय में, फिर हाईकोर्ट में, फिर उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जाना। यदि निम्न न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उक्त प्रश्न में, उक्त कानूनी अधिकार में कोई संवैधानिक प्रश्न निहित है या यह मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो उस पर सुनवाई क्रमशः उच्च न्यायालय में होगी। इस तरीके से वह एक प्रक्रिया का पालन करता हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब जाके उसके कानूनी अधिकारों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। अब एक छोटे से उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के 1 लाख रुपए कोई व्यक्ति चुरा लेता है, तो वह व्यक्ति अपनी याचिका, अपनी सुनवाई, अपनी वेदना सीधे ही जाकर उच्चतम न्यायालय में नहीं दे सकता, क्योंकि संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है। अतः उसे अपने तहसील न्यायालय में या जिला न्यायालय में जाना होगा। उसके बाद अगर वहाँ वह संतुष्ट नहीं होता, तो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में जाएगा। वहाँ पर नहीं संतुष्ट होने पर उच्चतम न्यायालय में अपनी वेदना देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अभद्र शब्द बोलता है, उसकी प्रतिष्ठा या गरिमा को खराब करता है, उसके साथ भेदभाव करता है या उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने की कोशिश करता है, तो वह पीड़ित व्यक्ति सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, क्योंकि यह उसकी
समानता का, स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। इन मूल अधिकारों का कोई व्यक्ति हनन कर रहा है, अतः सुप्रीम कोर्ट इन पर कार्रवाई करेगा। अब हम यह समझ लें कि मूल अधिकार मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं। तो पहला हमारा मूल अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है भाषा, लिपि और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक प्रश्न और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कौन सा मूल अधिकार संविधान की आत्मा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, क्योंकि संविधान में दिए गए 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा इस 6वें नंबर के मौलिक अधिकार के द्वारा संभव है, क्योंकि यह मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को पाबंद करता है कि वह व्यक्ति के अधिकारों का अगर कोई व्यक्ति, संस्था या राज्य उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, तो वह 5 प्रकार के लेख जारी करेंगे। ये 5 प्रकार के लेख हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अतः 7 मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। 6ठे नंबर का जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह 5 अधिकारों की रक्षा करने वाला अधिकार है, न कि व्यक्ति को कुछ देने वाला। यह इसलिए इसे रक्षादायक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इसे संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का अधिकार कहा गया है। अब हम प्रथम नंबर के अधिकार समानता के अधिकार को समझ लेते हैं। समानता का अर्थ है व्यक्ति जन्म से असमान पैदा होता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई स्त्री है तो कोई पुरुष है। जन्म से व्यक्ति विभिन्न रूप से युक्त है, इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वह व्यक्ति जन्म से भिन्न पैदा हुआ है। अतः जन्म से व्यक्ति को भिन्न मानते हुए भी उसे अभिन्न माने, उसे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए,
व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाए। इसे समानता का अधिकार कहा जाता है। कई बार प्रश्न उठता है कि वह अमीर है तो ऐसा करेगा, वह गरीब है तो ऐसा करेगा। लेकिन जन्म से, प्रकृति से व्यक्ति अमीर या गरीब के रूप में पैदा नहीं होता, गोरे और काले के रूप में होता है, स्त्री और पुरुष के रूप में होता है। इन रूपों में पैदा हुआ है, लेकिन आर्थिक रूप में अगर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, अमीरों को ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं और गरीबों को कम अवसर दिए जाते हैं, तो उसे समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और यह मूल अधिकारों का अतिक्रमण माना जाएगा। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। कई बार हम मंच पर प्रश्न उठाते रहते हैं, प्रकृति ने मनुष्य को असमान पैदा किया है तो हम समान क्यों माने? विद्यार्थियों, मनुष्य को प्रकृति ने असमान पैदा किया है, लेकिन उसी प्रकृति ने केवल मनुष्य को विवेकशील माना है, बाकी अन्य किसी भी प्राणी को इतना विवेकशील नहीं माना है। अतः विवेकशील प्राणी यदि भेदभाव करे तो यह विवेक संगत नहीं होगा, यह संविधान संगत नहीं होगा, यह अक्षम्य अपराध होगा, यह व्यक्ति के समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अतः हम व्यक्तियों को अनुच्छेद 15 में जो उल्लेख किया गया है वे सब अवसर दें। अनुच्छेद 15 में लिखा है, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात हिंदू, मुस्लिम, राजस्थानी, पंजाबी, ब्राह्मण, दलित, स्त्री, पुरुष, यहाँ पैदा होना, वहाँ पैदा होना, इन आधारों पर बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 15 में उल्लेखित। अनुच्छेद 16 में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता दी जाएगी और राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को सरकारी नौकरियों में विशेष रियायत देगा। इसका अर्थ है आरक्षण देगा। मैं यहाँ जितना समझ पाया हूँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष रियायत का प्रावधान है और अन्य किसी आधार पर विशेष रियायत का प्रावधान संविधान में नहीं है। संसद चाहे तो संशोधन करके इन उपबंधों को बदल सकती है, लेकिन
संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का निषेध किया गया है, अर्थात ऊंची और नीची जाति, गोरे और काले के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमने स्वतंत्रता आंदोलन में देखा है कि गांधी जी, जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनको भी छुआछूत का शिकार बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। किसी अंग्रेज रेस्टोरेंट में गांधी जी के प्रवेश करने पर उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया गया और उस रेस्टोरेंट में लिखा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। क्या यह मानवीय है? जी नहीं। भारतीय भी मनुष्य हैं और मनुष्य है इसीलिए विवेकशील हैं और उनके साथ जानवरों का व्यवहार नहीं किया जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने संविधान में अनुच्छेद 17 जोड़ा। गोरे काले, ऊंची जाति नीची जाति के भेदभाव को पूरी तरह समाप्त किया गया। आज हम देख रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में नौकरशाही के हर सोपान पर छुआछूत किसी भी प्रकार से नहीं किया जाता। अगर अपवाद स्वरूप ऐसा देखा जाता है तो बड़े दंड का प्रावधान है। अतः हमारा देश अनुच्छेद 17 की वजह से इस छुआछूत से मुक्त हुआ है, जिसके लिए हमें हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। अब हम समानता के अधिकार के अंतर्गत अंतिम अनुच्छेद 18 का अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें लिखा है कि राज्य केवल सेना और विद्या संबंधी उपाधियां दे सकता है, इनके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती। ये अनुच्छेद 18 भी हमको समझ लेना चाहिए। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो हमारा देश अनेक रियासतों में विभाजित था, सामंतों का शासन था, छोटे छोटे रजवाड़े थे और इन रजवाड़ों में, इन सामंत परिवारों में राजा कई प्रकार की उपाधियां देते थे। अपने आप को उपाधि दे लेते थे, महाराजा धीराज, फरजंद आदि। अब इन उपाधियों से यह लगता था कि कुछ लोग विशेष रूप से पैदा हुए हैं और कुछ केवल दास रूप में पैदा हुए हैं। अतः इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में यह स्पष्ट कर दिया कि केवल सेना में उत्कृष्ट काम करेंगे तो आपको उपाधि मिलेंगी, और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करेंगे तो आपको उपाधि मिलेगी। बाकी किसी भी क्षेत्र में आप कितना भी कार्य करें, आपको उपाधियां नहीं दी जा सकती।
धन्यवाद विद्यार्थियों। आगामी वीडियो में हम स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। जय हिंद।